इस क्लास में हम डेटर्स और क्रेडिटर अकाउंट पे बात करते हैं, साथ में बीआर और बीपी अकाउंट पे भी, क्योंकि ना कोई कंफ्यूजन अगर रहती भी है उसको करने में, डेटर्स अकाउंट बनाने में, तो उस कंफ्यूजन को दूर कर लिया जाए। इसके अलावा छोटे छोटे और भी कंसेप्ट हैं, इन पे बात कर लेते हैं। इस वीडियो में कोई क्वेश्चन नहीं करवा रहा, छोटी छोटी बातें ही कर रहा हूं मैं, एक बार ध्यान से देखना। देखो, अगर मैं आपको ये बोलूं कि डेटर्स अकाउंट है, डेटर्स बढ़ने के रीजन क्या हो सकते हैं, कम होने के क्या हो सकते हैं, सिर्फ आपको ये बताना है। हालांकि मैं एक चीज और भी बोलूंगा, डेटर से अगर मैं आगे बढ़ूं तो डेटर्स का मतलब होता है पैसा लेना, ठीक है, और क्रेडिटर का मतलब होता है पैसा देना। लेकिन अगर मैं यहां पे डेटर की जगह पे, हालांकि आपकी बुक में अगर बात नहीं कर रखी, पहले मैं उस पर भी बात कर लूं, क्योंकि बुक में हो सकता है वो कर रखी है कि नहीं कर रखी। मैं डेटर की जगह पे अगर मैं कस्टमर लिख दूं या क्रेडिटर अकाउंट बनाना है, मैं उसके साथ सप्लायर लिख दूं, तो आप बताएं इससे कुछ चेंज आएगा बैलेंस पे? मतलब मैं बोलूं कि मैंने डेटर का मतलब होता है कि पैसे लेना, कस्टमर का मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा पैसे लेने हैं। कई बार क्या होता है कि हम कस्टमर से एडवांस लेते हैं फिर गुड्स सप्लाई करते हैं। तो कस्टमर, देखो, डेटर कस्टमर है, लेकिन कस्टमर जरूरी नहीं है कि हर बारी डेटर है। सेम बात है, मैं ये कहता हूं कि क्रेडिटर सप्लायर होता है, लेकिन सप्लायर हर बारी क्रेडिटर नहीं होता। कई बार सप्लायर्स को हम एडवांस दे देते हैं, जरूरी नहीं है कि क्रेडिटर होगा, सप्लायर कई बार डेटर भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बोलूं, फिलहाल मैं एक बार ना इसकी बात कर रहा हूं कि डेटर्स, और यहां पे मैं सप्लायर वर्ड ना लिख के क्रेडिटर अकाउंट, तो देखो आपके पास ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी जितना भी है, और क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी, ठीक। अब मुझे बताओ डेटर्स बढ़ने के रीजन क्या हुए होंगे? डेटर्स बढ़ेंगे कब? जब हम उनको क्रेडिट सेल्स करेंगे। डेटर्स कम होने के रीजंस क्या होंगे? जब हमें उनसे कैश रिसीव हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, जो उन्होंने पेमेंट की होगी हमें, या डिस्काउंट अलाउ की होगी। ये कैश मिला होगा डेटर से, तब भी डेटर कम होंगे, डिस्काउंट अलाउड की होगी, या बैड डेट्स हो गया होगा, या सेल्स रिटर्न हुआ होगा। सेल्स रिटर्न वैसे क्रेडिट सेल्स में से नेट भी की जा सकती है, आपके पास ऑप्शन है, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो जनरली यही होता है कि डेटर्स जो है इस कारण से हमारे क्या हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। इसमें अलाउंस भी आ सकता है। अलाउंस और डिस्काउंट इतना ही फर्क है कि डिस्काउंट जो प्री डिटरमाइन होती है पहले से सेलर ने, अलाउंस होती है जैसे कस्टमर ज्यादा रिक्वायरमेंट करता है कि थोड़ी और छूट दे दो, और छूट दे दो, रिबेट भी बोल सकते हैं, तो वो हमारी बार्गेनिंग टाइप होती है, जिसको अलाउंस बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये तो जनरल बातें थी। देखो, आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर कर रखा है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर की अगर मैं बात करूं, तो अगर आपको आपके डेटर से बीआर मिल जाता था, जिसको ड्रॉ आप खुद करते थे, उससे साइन करवा देते, वो ड्रॉ ही होता था, तो वो जो बिल आपको मिलता था उससे भी आपके डेटर्स कम हो जाते हैं। लेकिन डेटर्स कम तो होते हैं, लेकिन इससे बीआर बढ़ जाते हैं। तो मैं यहां पे बीआर भी बना दूं साथ के साथ। तो बीआर का बैलेंस ओपनिंग मान लो पहले से पड़ा है, और क्लोजिंग भी पड़ा है। अब बीआर बढ़ने का रीजन क्या है? बीआर डेबिट टू डेटर्स। जब बिल्स रिसीवेबल मिलता था, बिल्स रिसीवेबल आपको मिलता था, तो वो क्या करते थे, आप एंट्री करते थे बीआर डेबिट टू डेटर्स, आपका बीआर बढ़ गया। अब बीआर जो है उसके लिए डेटर्स के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, आप ध्यान करो, आपने 11th क्लास में कर रखा है, फाउंडेशन में भी कर रखा है। आपके पास या तो ऑप्शन था कि आप मैच्योरिटी डेट तक वेट करो। अगर आपने मैच्योरिटी डेट तक वेट किया तो आप एंट्री करते हो बाय बैंक। अगर आपने मैच्योरिटी डेट तक किया, ये पहले मैच्योरिटी का, अगर आपने मैच्योरिटी तक वेट नहीं किया, उसी टाइम पैसा ले लिया, तो बाय बैंक प्लस बाय डिस्काउंट चार्जेस, ये आप करते थे। ये किस केस में था? अगर आप डिस्काउंट करवा लेते हो तो। एक ये भी था, आप थर्ड पार्टी को इंडोर्स कर दो। मान लो आपका कोई क्रेडिटर है, क्रेडिटर्स को आपने इंडोर्स कर दिया, ठीक है। तो आपके जैसे ही ये एंट्री करी आपने कि क्रेडिटर्स डेबिट टू बीआर, तो क्रेडिटर्स भी तो आपके कम हुए। तो मैं क्रेडिटर्स अकाउंट में भी इसका इंपैक्ट डाल दूं कि ओपनिंग क्रेडिटर्स
क्रेडिट बैलेंस और टू बैलेंस सीडी। अब क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं क्योंकि हमने अपने क्रेडिटर्स को बीआर दे दिए हैं। अब मान लो मैंने अपने क्रेडिटर्स को, मान लो हमने 5100 रुपए दे रहे थे और 5000 का बीआर दे दिया, तो बाकी लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड। मतलब क्रेडिटर किसी भी कारण से कम हो सकता है ना, बीआर से भी, या हमें डिस्काउंट रिसीव हुई कस्टमर से, सॉरी क्रेडिटर से, तो यहाँ पे आ रही क्रेडिटर टू डिस्काउंट रिसीव। हालांकि मैं इसकी भी बात कर रहा हूँ, या तो मैच्योरिटी डेट तक वेट करेगा तो बाय बैंक होगा, अगर डिस्काउंट कराएगा तो बाय बैंक और बाय डिस्काउंट चार्जेस होगा, इससे भी क्या होगा, बीआर कम हो जाएंगे। और क्रेडिटर्स को इंडोर्स करेगा तब भी। एक होता था बिल सेंट फॉर कलेक्शन, उससे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखता, कॉमनली यूज नहीं होता, बाय बिल सेंट फॉर कलेक्शन, उससे भी हमारे क्या हो जाते हैं, बीआर कम हो जाते हैं। लिख ही देता हूं मैं, बिल्स फॉर कलेक्शन। ये 4 सीन हो सकते हैं बिल को लेके। अब आगे बात करते हैं, कोई क्रेडिटर अकाउंट खोला है तो क्रेडिटर अकाउंट की भी बात कर लेते हैं। तो क्रेडिटर किस कारण से कम हो सकते हैं, एक तो बीआर हम उनको दे दें अपना जो हमारे पास पड़ा था, या हम क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दे, चेक से इशू, चेक से पेमेंट कर दे, कैश कर दे, जो भी है, टू बैंक हो गया, या हमें उनसे डिस्काउंट रिसीव हो जाए। और हमारे क्रेडिटर बढ़ने के रीजन क्या हो सकते हैं, जब हमने क्रेडिट परचेज की होगी। ठीक है, अब आगे सुनो, देखो जो हमारे पास, अच्छा एक चीज और भी रह गई, क्रेडिटर्स को अगर हम बिल्स पेबल इश्यू कर देते हैं अपना बीपी, मतलब साइन करके दे देते हैं हमारी तरफ, हमारे लिए ये भी लाइबिलिटी है, ये भी है, लेकिन ये क्रेडिटर तो कम हो गए, बीपी बढ़ गए उसके अगेंस्ट, तो इस कारण से भी हो सकते हैं। अब बात आती है कि अगर हमने बीपी इशू करेंगे तो बीपी अकाउंट भी बनेगा। बीपी हमारे लिए क्या है, बाय बैलेंस बीपी, और टू बैलेंस सीडी लाइबिलिटी है। अब बीपी की फ्यूचर में जब भी पेमेंट होगी, देखो एक बात है आसान सी, बीपी जो होता है ना, जिसने पेमेंट करनी है, जिसके पास बीआर है उसके पास तो 4 ऑप्शन है, बैंक मैच्योरिटी डेट तक वेट करे, डिस्काउंट करा ले, इंडोर्स कर दे, सेंड फॉर कलेक्शन। लेकिन जिसके पास बिल, मतलब जिसने पेमेंट करनी है, पेयर होगा, वो पेयर तो क्या कहेगा, मैं तो भाई 3 महीने बाद जब बिल की डेट है तभी पेमेंट करूंगा, अभी 3 दिन ग्रेस के ऐड करके, उसके तो एक ही एंट्री होनी है, टू बैंक। हो सकता है कि उसके पास उस टाइम से पहले पैसा आ जाए, तो एक ऑप्शन था किसके पास, बीपी वाले के पास भी, मतलब वाई, अगर एक्स और वाई में वाई के पास बीपी है तो वाई के पास एक ऑप्शन क्या है कि वो टाइम से पहले पेमेंट कर दे, जिसको रिबेट बोल देते थे, तो रिबेट भी मिल सकती है। बैंक के साथ साथ में वर्ड क्या आ सकता है, रिबेट। ठीक है, ये चीज है। अब हमारे, अच्छा मैंने बीपी बढ़ने का रीजन तो बताया नहीं, बाय क्रेडिटर्स। ठीक है, तो मैंने इतना कुछ बताया, अब उसके बाद कुछ बातें कर लेते हैं कि अगर बीआर इंडोर्स, सॉरी डिस्काउंट करवाया था, ये किसी भी रीजन से वो डिसऑनर हो गया, तो अगर बीआर डिसऑनर हुआ है तो उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। देखो बीआर डिसऑनर हो गया तो मैं अपने डेटर्स को वापस क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। तो मैंने डेटर्स को बढ़ाया तो बीआर को क्रेडिट किया, क्यों, क्योंकि जब मैंने, मेरे को बीआर मिला तो मैंने एंट्री कर दी बीआर डेबिट टू डेटर्स, बीआर बढ़ा दिया, डेटर घटा दिया, लेकिन जब बीआर ही डिसऑनर हो गया तो मैं क्या करूंगा, डेटर डेबिट टू बीआर। तो मैं अपने यहां पे भी यहां पे लिख रहा हूं मैं बाय डेटर्स में वापिस से बढ़ा दूंगा। ये कब होगा, ऐसी सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में जिसके पास बीआर था ना, उसने मैच्योरिटी डेट तक वेट किया और उसको टाइम पे बिल्कुल करेक्ट ड्यू डेट पे पैसे नहीं मिले, तो क्या करेगा, डेटर डेबिट टू बीआर, बीआर को कैंसिल कर देंगे, बाय डेटर्स कर देंगे। लेकिन अगर उसने उस बिल को डिस्काउंट करवा लिया था बैंक से, अब क्या होगा, क्योंकि बीआर तो मेरे पास नहीं पड़ा, मैंने डिस्काउंट करवा लिया है। अब मान लो वो पर्सन, मैं तो बैंक से पैसे ले लिए, मेरे पास तो बीआर था, मैंने डिस्काउंट करवा लिया, अब बैंक जाता है उस पर्सन के पास जिसने बिल पे साइन करके दिया था, वो कहता है मैं पैसे नहीं दे सकता, इंसॉल्वेंट हो गया, बैंक मेरे पास आएगा, कहेगा पेमेंट कर दो जी। अगर पेमेंट करनी पड़ेगी मुझे तो मैं वापस से डेटर्स को तो बढ़ा दूंगा, लेकिन मुझे बैंक को पेमेंट करनी पड़ेगी डिसऑनर के केस में। यहां पे बिल मेरे पास पड़ा था, बिल कैंसिल नहीं हुआ था, यहाँ पे तो बिल मैंने डिस्काउंट करवा दिया था। हाँ, आप यहाँ पे वर्ड क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे, टू बैंक की जगह पे टू बीआर डिसऑनर्ड, मतलब वैसे इन जनरल, लेकिन असलियत में तो यही होता है कि पैसा चला जाता है। जैसे बुक में अकाउंटिंग कर रखे होगी तो ऐसे ही कर रखे होगी, छोटे क्वेश्चन अगर कोई होगा तो, लेकिन आप टू इसको समझे, इससे पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा ना।
पेमेंट हो जाएगी। तो इसका, इस वाले का क्या बीआर अकाउंट से कोई लिंक है? नहीं, क्योंकि बिल तो पहले ही डिस्काउंट हो गया था। अब आगे बात करते हैं। हो सकता है किसी सिचुएशन में हमने अपने बीआर को क्रेडिटर्स को दे दिया था, ठीक है, क्रेडिटर्स को दे दिया। अब क्रेडिटर वाई के पास जाता है, जिसने मुझे बिल पे साइन करके दिया था, बीपी वाला, उस वाई के पास जाता है, मेरा क्रेडिटर की पैसे दे दो। उसने पैसे नहीं दिए, क्रेडिटर क्या कहेगा, भाई मुझे तो अब तेरे से पैसे लेने हैं। अब मैं जो बिल क्रेडिटर को इंडोर्स कर चुका था, अपने क्रेडिटर वापस बढ़ाने पड़ेंगे, लेकिन मैं भी पैसे थोड़ा ना छोड़ूंगा, मैं अपने डेटर से जिसने बिल पे साइन करके दिया उसको वापस डेबिट कर दूंगा। एंट्री क्या हो जाएगी, अगर मान लो बिल डिसओनर होता है इन केस, अगर बिल इंडोर्स हुआ था, अगर बिल हमारे पास ही पड़ा था तो डेटर डेबिट टू बीआर, अगर डिस्काउंट करवा लिया था डेटर डेबिट टू बैंक, और अगर इंडोर्स हो गया तो डेटर डेबिट टू क्रेडिटर, डेटर डेबिट टू क्रेडिटर। तो बाय डेटर्स। मान लो हमें किसी कस्टमर से जो पहले कभी बैड डेट्स घोषित हो चुके थे उससे पैसा रिकवर हो जाता है, क्या एंट्री करोगे, बैंक डेबिट या कैश डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। इसका बिल्कुल भी डेटर अकाउंट से कोई लिंक नहीं है बैड डेट्स रिकवर्ड का। मान लो हमने कैश सेल्स करी है, उसका भी यहां से कोई लिंक नहीं है। हमने कैश परचेज करी है, उसका यहां से कोई लिंक नहीं है। ठीक है, आपको कुछ बातें कॉमन पता होनी चाहिए थी। उसके बाद छोटी सी बात ये भी हो सकती है कि कई बार क्या होता है कि मैंने जो मेरे डेटर्स है ना, वो कुछ हद तक मेरे क्रेडिटर्स भी हैं कि इस बैलेंस को सेटल नहीं किया जा सकता, तो हम ट्रांसफर कर देंगे डेटर लेजर से क्रेडिटर लेजर में बैलेंस, मतलब आपस में सेट ऑफ कर देंगे। ऐसा हो सकता है, मान लो हमने किसी क्रेडिटर्स को 5,000 रुपए देने थे और उससे हमने 5,000 लेने भी थे, या ऐसा हो सकता है हमने किसी क्रेडिटर को 10,000 देने थे, 5,000 लेने थे। 5,000 लेने थे ना, वो सेटल हो गया, मैंने उसको नेट कितने देने, 5,000। तो मैं यहाँ पे एंट्री कर दूंगा क्रेडिटर डेबिट टू डेटर, यहां से क्रेडिटर्स घटा दिए, वहां से डेटर्स घटा दिए, हो सकता है ऐसा भी। इसके बाद क्या होगा, अब सब कुछ करने के बाद कुछ भी, मैंने तो सारे लिख के बताया कि क्या ट्रीटमेंट होते हैं। बैलेंसिंग फिगर तो इनमें से कुछ भी हो सकता है ये गिवन ना हो क्वेश्चन में, हो सकता है ये गिवन ना हो सकता है ये गिवन ना हो सकता है ये गिवन ना हो, ठीक है। तो मेरे रीजंस मैंने बता दिए हैं कि कॉमनली ये होते हैं। बिल्स पेबल अकाउंट में क्रेडिटर से क्रेडिटर कम होते हैं, बीपी बढ़ते हैं, और पेमेंट होती है लेट होती है तो हमारे बीपी कम हो जाते हैं। बीआर में भी क्या होता है, डेटर्स के थ्रू हम डेटर्स के थ्रू हमारे बीआर बढ़ते हैं अगर हमें उससे बिल मिलता है, लेकिन वो पेमेंट नहीं हो पाती तो हम डेटर्स को वापस बढ़ा देते हैं। ये हमें जब मेच्योरिटी डेट तक वेट करते हैं तो बीआर की, ये डिस्काउंट करा लिया, ये हमने इंडोर्स कर दिया, ये सेंड फॉर कलेक्शन, तो इस हिसाब से हमारी अकाउंटिंग होगी। ठीक है, आपको एक चीज बता दो, अगर मान लो यहाँ पे कस्टमर अकाउंट है तो कस्टमर अकाउंट में एक बात ध्यान रख लो, कस्टमर जरूरी नहीं है कि डेटर होगा, क्रेडिटर भी हो सकता है। कस्टमर का मतलब ये नहीं कि मैंने उसने मेरे से उधार ले लिया, मैंने उससे पैसे लेने, कई बार वो मुझे एडवांस दे सकता है। तो मैं उस सिचुएशन में अगर कस्टमर अकाउंट होता है, ऐसा कोई बैलेंस दे रखा है मेरे को, तो मैं यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी और यहाँ पे टू बैलेंस सीडी भी लिखूंगा। इसी तरीके से क्रेडिटर्स का बैलेंस भी डेबिट हो सकता है। आपने एनपीओ वाला चैप्टर किया है, वहां पे क्या होता था, जब आप क्रेडिटर अकाउंट में एडवांस भी तो होता था, जब स्टॉक ऑफ स्टेशनरी या स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल बनाते थे तो क्रेडिटर अकाउंट होता था, क्रेडिटर में एडवांस भी होता था, तो एडवांस हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, क्रेडिटर्स अकाउंट में टू बैलेंस बीडी और बाय बैलेंस सीडी लिखा जा सकता है। ठीक है, मैंने आपको ये करवा दिया है। इसके बेसिस पे ना हमारे पास एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है बल्कि, एक तो थर्ड है, एक सेकंड है। ये मैंने आपको जो क्लास नोट्स दे रखे हैं ना स्टडी मटेरियल के, वही है, तो मैं ये आपको करवा देता हूं। देखो, सबसे पहले मैं सेकंड करवा देता हूं। बैलेंस मैच करने की समस्या नहीं रखता, बस मैं ना आपको करवा के ना उसका ट्रीटमेंट बता देता हूं कि किसको कहां पे लिखना है। तो डेटर्स अकाउंट में सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी डेटर्स हमारे ओपनिंग है 36,000 रुपए की और क्लोजिंग है हमारे 54,000 रुपए की। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर है 1.5 लाख रुपए, तो बाय कितना है 1,50,000। और कैश रिटर्न टू डेटर्स, डेटर्स को कई बार पैसा वापस देना पड़ सकता है, ज्यादा एडवांस आ गया होगा, ठीक है, 2,000 रुपए। अमाउंट से मैटर नहीं करता, आपको ट्रीटमेंट पता होना चाहिए कहां पे करना है। बाय सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न हुआ तो डेटर्स कम हो जाएंगे,
बाय सेल्स रिटर्न। कितने रुपए है सेल्स रिटर्न? 6000 रुपए। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड 1500 रुपए। बाय डिस्काउंट अलाउड 1500 रुपए। बी आर रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर से बी आर मिला है तो बाय बी आर 10,000 रुपए। तो मैं कहता हूं कि ना बिल डिस्काउंट करवा दिया, क्या डेटर अकाउंट से मतलब है उसका? नहीं। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट चार्जेस डेबिट टू बी आर, इसका डेटर अकाउंट से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद बी आर डिसऑनर्ड हो गया, बी आर डिसऑनर्ड हो गया 3000 रुपए का। अगर बी आर डिसऑनर्ड हो गया तो हम क्या मान के चले, वापस लेटर बढ़ा देते हैं हम अपने, ठीक है, 3000 रुपए से, तो टू बी आर, ठीक। उसके बाद बी आर डिस्काउंट करवाया, डिस्काउंट कराया तो बैंक डेबिट डिस्काउंट चार्जेस डेबिट टू बी आर, इसका डेटर्स अकाउंट से कोई लिंक नहीं है। बैड डेट्स, बैड डेट्स 8000 रुपए। और बैड डेट्स प्रीवियसली रिटर्न ऑफ नाउ रिकवर्ड, इसकी तो कोई एंट्री नहीं होगी इसके अंदर, इफेक्ट तो नहीं जाएगा। वैसे एंट्री होगी कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। तो ये ट्रीटमेंट था हमारा। इसमें अब आप क्या करेंगे, इफेक्ट आ जाएगा टू क्रेडिट सेल्स, क्योंकि क्रेडिट सेल्स गिवन नहीं है ना क्वेश्चन में, तो ये आ जाएगा आपके पास जो भी बैलेंसिंग फिगर है। तो लिख लेना है कि इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मैं क्रेडिटर्स अकाउंट कर देता हूं, तो ध्यान से देखना क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स अकाउंट मतलब हमारा थर्ड जो है हमारा नेक्स्ट वाला ही। तो क्रेडिटर्स अकाउंट में देखो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है क्रेडिटर्स का, बाय बैलेंस बीडी 30,000, टू बैलेंस सीडी 24,000 और कैश पेड टू क्रेडिटर्स 1,20,000, तो टू कैश। चेक इशू टू क्रेडिटर्स 40,000 मतलब टू बैंक। और रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न 5,000, टू परचेज रिटर्न 5,000। और डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कितने रुपए की डिस्काउंट रिसीव्ड हुई है? 3600 रुपए की। बीपी गिवन, बीपी गिवन है तो मतलब हमने क्रेडिटर्स कम करके बीपी कर दिए, मतलब साइन करके हमने दिया ड्रॉइंग। बीपी डिसऑनर्ड हो गया तो क्रेडिटर वापस बढ़ जाएंगे बाय क्रेडिटर्स, मतलब हमने पेमेंट दे दी थी ड्यू डेट पे नहीं दे पाए तो हमारे क्रेडिटर्स वापस बढ़ गए 2,000 रुपए। बीआर हमारे पास पड़ा था, हमने अपने क्रेडिटर्स को इंडोर्स कर दिया 3,000 रुपए तक, तो मेरे क्रेडिटर्स क्या हो गए? अच्छा ये टू बीपी 8500 रुपए। अच्छा तो हमने उसके बाद बीआर इंडोर्स के क्रेडिटर को, तो क्रेडिटर डेबिट टू बीआर, हमारे पास कोई बीआर पड़ा था किसी डेटर से आया था, वो हमने आगे इंडोर्स कर दिया क्रेडिटर को 3,000 रुपए का। फिर जो हमने बीआर इंडोर्स किया था क्रेडिटर को वो डिसऑनर हो गया, वापिस क्रेडिटर्स बढ़ा दो। अच्छा हाँ, हमारे पास देखो जो हमने पिछली एंट्री करी है उसमें क्या था कि हमारे क्रेडिटर्स थे, हमने क्रेडिटर्स को अपना बीआर दे दिया। देखो अगर आप अपना बीआर दे देते हो, आपकी बीआर एसेट्स है, आपके एसेट्स कम हो गई और आपके क्रेडिटर्स कम हो गए। लेकिन जैसे ही हमारा बीआर इंडोर्स, जो हमने बीआर था हमने इंडोर्स किया, तो वो क्या हो गया? डिसऑनर्ड हो गया। मेरे क्रेडिटर्स तो बढ़ गए लेकिन मेरे पास बीआर थोड़ी ना आया, बीआर थोड़ी ना आया, तो कैंसिल हो गया। अब मैं अपने डेटर से जिससे मुझे बीआर मिला था, मैंने इंडोर्स किया था सामने वाले को, वो बीआर में क्या करूंगा? उसी बीआर को आगे लेके जाऊंगा डेटर्स के पास, तो मैं अपने डेटर्स बढ़ा दूंगा बाय डेटर्स, जो मैंने फिर समझाया भी था अभी पीछे। ठीक है, कितना? 1200 रुपए। इससे आपका क्रेडिट परचेज निकल जाएगा, बैलेंसिंग फिगर, ये आपका काम है। और कह रहे क्वेश्चन में टोटल परचेज भी बताओ, तो कुछ मुश्किल नहीं है। टोटल परचेज कैसे? कैश परचेज गिवन है, क्रेडिट यहां से आ जाएगी तो आपकी टोटल निकल आएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब मुझे छोटी छोटी कुछ बातें बतानी है, वो भी सुन लो, क्योंकि इस क्लास में सारे छोटे छोटे इश्यूज खत्म कर लेते हैं। देखो मान लो अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर, जैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो, आपको किसी क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग स्टॉक का पता है, क्लोजिंग स्टॉक भी पता है, आपने परचेज निकाल ली,
जैसे तैसे आपने क्रेडिट अकाउंट बना के या कैश बुक के थ्रू आपने परचेज निकाल ली किसी वर्किंग नोट के थ्रू, आपके पास वेजेस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी थे। क्वेश्चन में ना आपको जीपी रेशो दे रखी थी, जीपी रेशो दे रखी थी 20% ऑन सेल्स, 20% ऑन सेल्स, मतलब सेल्स के ऊपर 1/5, सेल्स के ऊपर 1/5, तो कॉस्ट के ऊपर 1/4 कर दो। आपको क्वेश्चन में सेल्स नहीं पता तो ये थोड़ा ना कि जीपी नहीं निकाल पाओगे, आपको पता सेल्स के ऊपर 1/5 है तो कॉस्ट के ऊपर 1/4 है, कॉस्ट के ऊपर 1/4 है तो करो ना। मान लो आपके पास ये 10,000 रुपए है, ये आपके पास 85,000 रुपए है और ये आपके पास 5,000 रुपए। इसको 80 कर देता हूं, इसको 5,000 कर देता हूं। आप बताओ आपकी कॉस्ट कितनी है, बस मुझे बताओ कॉस्ट कितनी है। ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग, ये होगी आपकी 90 और 5 95 माइनस ये कितना हो गया 5, ये इसको मैं 70 कर देता हूँ मल्टीपल 80 और 5 85 माइनस 5, हाँ ठीक है 80,000 रुपए। 80,000 रुपए आपकी कॉस्ट है, कॉस्ट आपकी 80,000 है, कॉस्ट के ऊपर 1/4 कर दो, कॉस्ट के ऊपर 1/4 करोगे, कॉस्ट आपकी 80,000 है, इसका 1/4 कर दो, 20,000 रुपए आपका जीपी आ जाएगा। बस अगर आपका 20,000 रुपए जीपी निकल के आ गया, ठीक है, बस इससे आप निकाल सकते हो कि आपकी सेल्स कितनी है। एटलीस्ट आप टोटल सेल्स तो निकाल सकते हो सकता है आपको क्वेश्चन में क्रेडिट सेल्स तो डेटर्स अकाउंट से निकलेगी, फिर कैश कैसे निकालेंगे, हो सकता है आपको यहाँ से टोटल तो पता लग ही जाएगा। आपको पता है कि अगर आपकी कॉस्ट यहाँ पे 80,000 आ रही है, 20,000 का प्रॉफिट है तो 1 लाख की पक्का है सेल्स। अब आपको सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने से, आपके डेटर्स अकाउंट बनाने से आपको पता लग गया क्वेश्चन में कि क्रेडिट सेल्स कितनी है, ठीक है। आपकी क्रेडिट सेल्स मान लो 60,000 रुपए, तो 40,000 रुपए कैश सेल्स है, वो तो लिख सकते हो। एक आपको 2 आइटम पता लगी तो इसमें तो निकाल ही सकते हो। तो क्वेश्चन में इस टाइप के लॉजिक में फंसना नहीं है। आपको सेल्स पे जीपी दे रखा है, कॉस्ट निकाल पा रहे हो पूरी, तो कॉस्ट पे लगा दो जीपी, कोई बड़ी बात थोड़ी ना। जो सेल्स के ऊपर 1/5 है वो कॉस्ट पे 1/4 है, जो सेल्स के ऊपर 1/4 है वो कॉस्ट के ऊपर 1/3 है, बस ठीक है। ये बातें थी। और भी जैसे मान लो क्वेश्चन के अंदर आपको कोई अकाउंट बनाना पड़ता भी है, आपको वैसे कब अकाउंट बनाना पड़ता है, मान लो नॉर्मली इन जनरली क्या होता है, आपको पर्सनल रियल अकाउंट के तो बनाने ही पड़ रहे हैं, नॉमिनल अकाउंट में कब बनाना पड़ता है। नॉमिनल अकाउंट का अगर मुझे उसके अगेंस्ट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट गिवन है, जैसे सैलरी है, अब आपको पता लगा कि आपने बाय सैलरी लिख दिया कैश बुक के क्रेडिट में, तो अल्टीमेटली आपको अपने आप से ही देखना पड़ेगा सैलरी नॉमिनल अकाउंट है कि इसका कोई अकाउंट तो एग्जिस्ट नहीं करता, आउटस्टैंडिंग सैलरी या प्रीपेड सैलरी। मान लो एग्जिस्ट करता है तो अकाउंट बनाओ, नहीं तो डायरेक्टली उसको पीएनएल के डेबिट में लिख दो। तो इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। आपने यही इस टाइप के अकाउंट्स कहां पे बनाए थे, एनपीओ में बनाए थे, जिसमें एक्सपेंस अकाउंट था। एक्सपेंस अकाउंट वैसे ही तो है, कोई एक्सपेंस अकाउंट जरूरी नहीं है कि आप जैसे मान लो सैलरी है, सैलरी जरूरी नहीं है कि आउटस्टैंडिंग ही होगा, बाय बैलेंस बीडी या टू बैलेंस बीडी। हो सकता है प्रीपेड हो तो टू बैलेंस बीडी भी उसी क्वेश्चन में आ जाए, सेम में सारा कुछ हो, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो। और आपको पेमेंट कहां से पता लगे, कैश बुक से, टू रिसिप्ट एंड पेमेंट। सो यहाँ पे तो टू कैश लिख सकते हैं क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट वर्ड वहां पे यूज कर लेते हैं हम एनपीओ में, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है टू कैश। तो इससे बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मत कर देना, बाय पीएनएल। पीएनएल कहां पे चला जाएगा, पीएनएल के डेबिट में जो भी बैलेंस है। तो ऐसा कर सकते हैं। मतलब मैंने आपको जो आपने पीछे किया बस उसी को रिवाइज करवाया है, ठीक है। तो इस क्लास में मैंने आपकी छोटी छोटी बातें जो थी, जो मुझे लगता है जरूरी थी करवानी, वो मैंने करवा दी है। और इसके बाद देख लेते कोई भी मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ अपनी मर्जी से, और अगर जरूरी नहीं है तो बस मेन डिस्कशन कर ली जाए जो उस क्वेश्चन में टिपिकल हो सकती है, क्योंकि मैंने आपको करने का तरीका बता दिया है और ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। एक बात कंफर्म है, इस चैप्टर के अंदर आपको प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए, और प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको क्वेश्चंस भी इसीलिए दिए हैं अलग से, ठीक है। और भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन आपको प्रैक्टिस इंप्रूव करनी है इसके ऊपर, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही।